ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ऑटो का मतलब है सेल्फ ये एक्टिवेशन करता है अपने इम्यून सिस्टम की, और किसके अगेंस्ट आरबीसीज की एंटीजन के, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होता है। इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। और इसमें एनीमिया कौन सा होता है? नॉर्मोसिटिक एनीमिया। इसमें आरबीसीज के जो सेल है उनकी मॉर्फोलॉजिकल जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती है। इसमें जो एमसी वॉल्यूम है नॉर्मोसिटिक एनीमिया में वो होता है 80 to 100 फैक्टर्स लीटर। और इसकी जो काज यूजुअली होती है इडियोपैथिक होती है। और इसमें जो कॉम टेस्ट है वो क्या होता है? पॉजिटिव कॉम टेस्ट। देखिए जो कॉम टेस्ट है इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं दो जगह पे, या तो आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं उसको बोलते हैं, या इसकी जगह सीरम में प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज। जो आरबीसीज की सरफेस पे एंटीबॉडीज अगर मौजूद हों तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉम टेस्ट। अगर सीरम में हमें एंटीबॉडीज मिले उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की दो टाइप्स होती हैं, वन वार्म ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया एंड सेकंड कोल्ड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया दो टाइप्स हैं, वार्म ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया सेकंड। जो वार्म ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होते हैं इसमें जो एंटीबॉडीज आरबीसीज की सरफेस पे अटैच होती हैं, आरबीसी के साथ अटैच होती हैं, वो 37 डिग्री पे अटैच होती हैं। एंटीबॉडीज अटैच एट आरबीसीज विद 37 डिग्री, इसी वजह से इसे वार्म बोलते हैं यानी गर्म। इसमें जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? आईजीजी होती है। जो आईजीजी एज कम्पेयर टू आईजीए से ज़्यादा होती है। जो सेकंड है उसे बोलते हैं कोल्ड एग्लूटन डिजीज़ बोलते हैं, कोल्ड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया कोल्ड एग्लूटन डिजीज़। इसमें जो एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं आरबीसीज के साथ वो लेस देन 37 डिग्री यानी 37 डिग्री से कम टेम्परेचर हो तब एंटीबॉडीज़ आरबीसी के साथ अटैच होती हैं। और इसमें जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आईजीएम होती है, किससे? आईजीजी से ज़्यादा होती है। वार्म ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया को डिस्कस करते हैं। वार्म ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आईजीजी होती हैं, मोर किसके कॉमन? आईजीए से। और जो एंटीबॉडीज़ आरबीसी के साथ अटैच होती हैं किस टेम्परेचर पे? 37 पे। ये नॉर्मल आरबीसीज है, इसके साथ जो क्योंकि नॉर्मल आरबीसीज बाइकनकेव शेप होता है। अब आईजीजी जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो इसके साथ आरबीसीज पे अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करवाती है? क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ हैं ये आरबीसीज के ख़िलाफ़ ही खुद ब खुद बन जाती हैं। और जब ये आरबीसीज के ख़िलाफ़ बनती हैं तो क्या होता है? जो आरबीसीज में डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं होती क्योंकि ये नॉर्मोसिटिक एनीमिया। फिर इस एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है स्प्लीन से गुजरती हैं। स्प्लीन इसको कैप्चर करता है इस आरबीसीज को, जो लीवर से ज़्यादा लीवर में स्प्लीन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लीवर। और स्प्लीन फिर जिसको आरबीसीज को कैप्चर कर इसकी हीमोलाइसिस करवा देता है। और कौन सा हीमोलाइसिस होता है? एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। सेकंड ये होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं ये आरबीसीज के साथ अटैच होती हैं और आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देती हैं। ये डैमेज कर दिया और जिसकी वजह से आरबीसी की शेप जो नॉर्मल बाइकनकेव वो क्या होगी? स्फेरिकल। तो स्फीरोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब इसे फर्स्ट एड से भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें क्रोनिक एनीमिया, जो वार्म ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है ये क्रोनिक एनीमिया होता है। प्राइमरी आईजीजी होती है, इसमें आईजीजी प्रोमिनेंट होती है और ये एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस करवाता है। ये आप बता दिए एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। तो ये हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीएलएल जो कैंसर होता है उसमें मिलता है। मोस्ट कॉमन जो एसोसिएटेड होता है कैंसर वो सीएलएल होता है, इसके साथ ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। और कुछ ड्रग्स होती हैं बीटा लैक्टम और अल्फा मिथाइल डोपा। ठीक है, कुछ ड्रग्स है ना, ये जो अल्फा मिथाइल डोपा बीटा लैक्टम है ये इनकम्प्लीट एंटीजन की तरह एक्ट करती हैं। जैसे ही ये आरबीसी के साथ अटैच होती हैं तो क्या करती हैं? ये कंप्लीट एंटीजन
बन जाती है। कंप्लीट एंटीजन बनने के बाद ये जो सेल्फ इम्यून सिस्टम होता है उसको डिक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है। अब आपको मैंने बता दिया इसमें स्फीरोसाइट कैसे बनते हैं। स्फीरोसाइट्स क्योंकि आईजीजी जो नॉर्मल आरबीसीज है उसकी मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है, और एग्लूटिनेटेड आरबीसीज मिलते हैं ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे। जो वार्म ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, इसका मोस्टली ट्रीटमेंट क्या है? स्टीरॉयड है, रिटुक्सीमैब है, स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनेक्टमी कब करते हैं ये क्वेश्चन होता है अगर ये रिफ्रैक्टिव केसेस है, मतलब बार बार हो रहा है। सेकेंड एनीमिया हमारे पास इसकी टाइप है कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। इसे कोल्ड एग्लूटिनन डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें जो एंटीबॉडीज़ आरबीसी के साथ अटैच होती हैं वो कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? IgM ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू IgG के, और लेस दैन 37 डिग्री पे अटैच होती हैं एंटीबॉडीज़ आरबीसीज के साथ। इसमें जो IgM है ये आरबीसीज पे आई एंटीजन है उसके साथ अटैच होती है, आई एंटीजन ऑफ आरबीसीज पे अटैच होती है, और ये आरबीसीज के साथ बाइंड करती है एट कोल्ड टेम्परेचर पे। इसी वजह से इसे कोल्ड एग्लूटन डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद अटैच करने के बाद ये क्या करती है, ये आरबीसीज की क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन करवा देती है, और उससे जो सिम्टम्स आती हैं एक क्रायोसाइनोसिस हो जाता है फिंगर्स। और नेक्स्ट क्या है, जब ये टेम्परेचर 37 होता है बॉडी का, तो ये आरबीसीज के साथ जो एंटीबॉडीज़ अटैच हुई होती हैं वो क्या होती हैं? डी अटैचमेंट हो जाती है उनकी। नेक्स्ट है जो IgM हुई है, इसमें हमें अचीव हुई है, ये क्या करती है? जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं उसको एक्टिवेट करती है। उसका जो मेन मकसद क्या होता है कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का? वो C3b को अटैच करती हैं आरबीसीज के साथ। ये नॉर्मल आरबीसीज है, इसके साथ C3b अटैच करती हैं कौन? IgM कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने के बाद, जिसकी वजह से ये जो लीवर में कॉपर सेल्स होते हैं, कॉपर सेल्स जिसे मैक्रोफेजेस कहते हैं, ये C3b के लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, हाई एफिनिटी फॉर C3b, जिसकी वजह से इसको पकड़ के इसकी क्या करवाता है? एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस करवा देता है। क्योंकि आपको पता है जो स्प्लीन और लीवर में होती है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होती है। अब इसे हम फर्स्ट ईयर से डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्यूट अनीमिया होता है, ठीक है। आपको पता है कि वार्म अनीमिया, क्रोनिक अनीमिया होता है, ये एक्यूट अनीमिया होता है। इनमें प्राइमरी IgM होती है, ये देखें IgM है, और कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट ऐसे सिस्टम एक्टिवेट होके क्या करवाया इसने? आरबीसीज की एग्लूटिनेशन करवाई है, और ये आरबीसीज किसने एग्लूटिनेशन करवाई है, क्लम्पिंग कराई है, और एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस हुआ है, ठीक है। और इसके बाद सिम्टम्स कौन सी आती हैं? ये कोल्ड टेम्परेचर पे पता है लेस दैन 37 पे होता है, लेस दैन 37 पे। इससे पेनफुल और ब्लू फिंगर और टोज आपकी सिम्टम्स आती हैं। और इसके रिस्क फैक्टर कौन से हैं? ये CLL एनीमिया में हमें नज़र आ सकता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया में, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में। लेकिन और किस में नज़र आ सकता है ये? और इसमें इसके अलावा हमें नज़र आ सकता है मैलिग्नेंसीज CLL और वाल्डन स्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनीमिया में नज़र आ सकता है। और इसका ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो ट्रीटमेंट इसका यही है कि अगर कोल्ड है, देखें कोल्ड है तो हमें अवॉइड किससे करना है? कोल्ड टेम्परेचर से अवॉइड करना होता है, और रिटुक्सीमैब देनी होती है।